हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं एलटी प्रोटोकॉल 6 टेलीकॉम टेस्टिंग का पार्ट 6 और उसका L1 फिजिकल लेयर का पार्ट 2 मीन्स पार्ट 6 ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया, उसी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी होगा। जैसे फिजिकल लेयर का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बात किया होगा, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, तो हम लोग फिजिकल लेयर के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किए थे कि कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए बताया था कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे हम लोग को फिजिकल लेयर्स में। तो एक टॉपिक्स था, हमें यहाँ पर दिखा दूँ मैं सबको फिर से जो नए हैं अब मेरे लिए। तो वो टॉपिक्स कवर करने के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे OFDM में, SCFT में, वाई वी यूज़ OFDM इन डाउनलिंक एंड SCFT इन अपलिंक। तो आपने जिसने ये वीडियो पिछली वीडियो जिसने देखी होगी उनको तो ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये OFDM में होता क्या है, SCFT में क्या होता है। उसको बहुत ही मैंने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है, और किस तरह वाई वी यूज़ OFDM इन डाउनलिंक एंड SCFT इन अपलिंक, ये सभी मैंने आपको क्लियर अच्छी तरह से बताया था। इसके रिलेटेड अगर प्रोटोकॉल से बात करूं, प्रोटोकॉल टेस्टिंग में, तो ये आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है FCA। इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि OFDM जो है डाउनलिंक में क्यों यूज़ करते हैं, SCFT में अपलिंक में क्यों यूज़ करते हैं। ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था प्रोटोकॉल टेस्टिंग में अगर जा रहे हैं तो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे OFDM से, FTM से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी तक जो भी पढ़ा था हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर, FDD, TDD क्या है, टाइम स्लॉट्स क्या होता है उसमें, प्रीफिक्स, नॉर्मल CP एंड एक्सटेंडेड CP, साइक्लिक प्रीफिक्स और एक्सटेंडेड साइक्लिक प्रीफिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर जाते हैं। ये अपने दोस्त को भी आप इस चैनल को बताते रहिए, इसको लोगों को समझाते रहिए कि देखने से बहुत सारी नॉलेज की जानकारी मैं यहाँ से देते रहूँगा। प्रोटोकॉल जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ से आप देखते रहें, वो आपके लिए साथ साथ आपके फ्रेंड के लिए भी अच्छा रहेगा वो, तो देते रहिए। देखिए मैंने ये बताया ये कि प्रोटोकॉल टेस्टिंग का जो फिजिकल लेयर था उसमें हम लोग ऑलरेडी बात कर लिया था। TDM FTM क्यों ये TDM FTM को छोड़ के हम लोगों ने OFDM और SCFT यूज़ किया, तो ये सभी ऑलरेडी डिस्कशन हो गया था हम लोगों का। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले थे यहाँ पे कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये दो तीन बेसिक क्वेश्चन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज के टॉपिक में हम लोग चलिए बात करते हैं अब टॉपिक 6 का, पार्ट 6 के फिजिकल लेयर के पार्ट 2 को। इसमें क्या मैंने बोला था कि इसमें हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। LTE का फ्रेम स्ट्रक्चर, ओके। LTE में फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले फ्रेम समझना पड़ेगा। फ्रेम होता क्या है? फ्रेम होता है किसी तरह से कोई भी बिट्स है, कोई भी एक, उसको बोल सकते हैं ढांचा किसी भी चीज़ को अगर कहीं भेजना हो, कहीं ट्रांसमिट करना हो, और LTE टेक्नोलॉजी में या 3G टेक्नोलॉजी में या किसी भी में कहीं भी, तो एक ढांचा तैयार करके अपने नेटवर्क डेटा ट्रांसमिट करते हैं। अपलिंक डायरेक्शन में और डाउनलिंक डायरेक्शन में हम अपने बिट्स को या डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। उसी ढांचा को हम लोग फ्रेम का स्ट्रक्चर बोलते हैं। मीन्स हमें डेटा को किस तरह से भेजना है, कैसे भेजना है, डाउनलिंक से डेटा मेरी किस तरह से आएगी, किस फॉर्म में आएगी। अगर हम डेटा को यहाँ से अपलिंक पे भेजते हैं, ऊपर की तरफ भेजते हैं, मीन्स UV से नोड B की तरफ भेजते हैं, तो उसका क्या मेरा फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, मेरा ढांचा क्या होगा उस डेटा का। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको LTE का फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया LTE में। तो हमें डेटा भेजने के लिए अपलिंक एंड डाउनलिंक में, अपलिंक आपको मालूम है, अपलिंक मीन्स हम लोगों ने यहाँ से अप किया, मीन्स मोबाइल से हम लोगों ने डेटा को UV से टावर की तरफ भेजा, मीन्स नोड B के तरफ भेजा, उसको अपलिंक बोलते हैं। डाउनलिंक मीन्स जो भी नोड B से, मीन्स नेटवर्क से जो भी डेटा आपके मोबाइल में आता है उसको हम लोग डाउनलिंक बोलते हैं। तो इसी पे डिवाइड करके हम लोगों ने इसके फ्रेम स्ट्रक्चर को, LTE के फ्रेम स्ट्रक्चर को दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है। मीन्स दो टाइप के LTE के फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं। पहला क्या होता है, एक होता है FDD, एक फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्स, और एक होता है टाइम डिवीज़न डुप्लेक्स। तो आपने देखा होगा, आपने LTE में 3G में भी देखा होगा, 2G में भी देखा, एक टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस मेथड था जिसमें
अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग भेजते थे डेटा को, अपने डेटा जो भी ट्रांसमिटेड डेटा को रिसीव करते थे। एक FDM था, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस था, फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करके हम लोग भेजते थे, डेटा को ट्रांसमिट करते थे। इसी तरह सेम यहाँ पे भी एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसको हम LTE फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें दो टाइप के होते हैं। LTE FDD मॉडेम सिस्टम मीन्स एक फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करेंगे और उस फ्रिक्वेंसी डिवाइड करने के बाद में फ्रिक्वेंसी डिवीज़न में FDD में मीन्स फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे टाइम को डिवाइड करेंगे, उसके साथ में हम लोग अपने डेटा को भेजेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं LTE का FDD। ओके, LTE FDD क्या है? तो फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे LTE के फर्स्ट पिक्चर में FDD के बारे में कि यहाँ पे लिखा है फॉर LTE FDD मोड F1 and F2 are one pair of carrier frequency allocated separately for both uplink and डाउनलिंक डायरेक्शन। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में यू बनाया मैंने और ऊपर में ई नोड भी है। इसमें क्या होता है, ये एक ही फ्रिक्वेंसी मीन्स सेम फ्रिक्वेंसी को हम लोगों ने F1 एंड F1 एक पेयर ऑफ फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी को अपलिंक एंड डाउनलिंक डायरेक्शन में हम लोगों ने एक साथ एक ही टाइम पे उसको ट्रांसमिट करेंगे। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से अपलिंक के लिए एक फ्रिक्वेंसी को मैंने डिवाइड किया, उसको ऊपर की तरफ ट्रांसमिट किया, एक फ्रेम को उसको सब फ्रेम में डिवाइड करके भेजा गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको ऊपर की तरफ ट्रांसमिट किया, सेम उसी फ्रिक्वेंसी के पेयर ऑफ फ्रिक्वेंसी को F1 और F2 को सेम टाइम में सम यहाँ से 0 1 2 3 फिर ऊपर से नीचे की ओर डाउनलोड किया, मीन्स डाउनलिंक बैंड में ट्रांसमिट किया। इसको हम लोग LTE FDD बोलते हैं। दूसरा होता है LTE TDD। इसमें क्या हो गया, LTE TDD में हो गया कि सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी मीन्स एक ही कैरियर फ्रिक्वेंसी से सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी को हम लोग एलोकेटेड फॉर द बोथ अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए सेम यूज़ किया जाता है, सेम डायरेक्शन मीन्स बोथ डायरेक्शन में। F1 इज एलोकेटेड इन बोथ यूएल एंड ड्यूअल डायरेक्शंस मीन्स एक ही साथ में सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी को कभी अपलिंक के लिए और डाउनलिंक के लिए सेम डायरेक्शन में यूज़ किया जाता है, अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए। दिस फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड बाय बोथ अपलिंक एंड डाउनलिंक एंड डिफरेंट टाइम स्लॉट फॉर मैपिंग देयर इंफॉर्मेशन डेटा। इसमें क्या हो गया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम पे अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए सेम पेयर ऑफ फ्रिक्वेंसी को अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए यूज़ करते थे। इसमें क्या था कि मेरा एक सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी को है अपलिंक एंड डाउनलिंक के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में यूज़ करेंगे। कभी हम उसको अपलिंक के लिए यूज़ करेंगे, कभी उसको डाउनलिंक के लिए यूज़ करेंगे। ये डिपेंड करता है कि मैपिंग ऑफ देयर इंफॉर्मेशन डेटा फॉर मैपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, किस तरह से हमें कब डेटा को किधर से भेजना, अपलिंक के लिए भेजना है, डाउनलिंक के लिए भेजना है। तो उसके लिए हम लोग LTE TDD का यूज़ करते हैं। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी बताया कि FDD फ्रेम स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड है। F1 मीन्स एक डाउनलिंक के लिए और F2 जो यूज़ किया हम लोगों ने एक अपलिंक फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया। इसमें आप देख सकते हैं कि इस TDD में मैंने बोला कि एज LTE FDD इज ए फुल डुप्लेक्स सिस्टम मीन्स बोथ द डाउनलिंक एंड अपलिंक ट्रांसमिशन हैपन एट द सेम टाइम एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। इसमें फ्रिक्वेंसी हम लोगों ने क्या लिया, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी लिया, लेकिन उसमें TDD में क्या था, हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी डिफरेंट नहीं थी, एक ही सेम कैरियर फ्रिक्वेंसी थी, उसको डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में हम लोगों ने उसको यूज़ किया। लेकिन यहाँ पे क्या था कि हम लोग FDD को डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी हम लोग ले रहे हैं, डाउनलिंक के लिए डिफरेंट है, अपलिंक के लिए डिफरेंट है, और उसको लेकिन भेज रहे हैं कब, एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे उस फ्रिक्वेंसी को भेज रहे हैं। ये होता है LTE FDD फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि फ्रेम 0, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 मीन्स आपका डेटा जो डाउनलिंक के लिए जाता है या अपलिंक पे जाता है तो एक फ्रेम के फॉर्म में जाता है। कोई भी डेटा आपकी ट्रांसमिट हो रही है, कोई भी बिट्स, तो बिट्स डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो जाती नेटवर्क को। तो बिट्स क्या होता है, बिट्स का एक फ्रेम बनाते हैं हम लोग। उस फ्रेम को मीन्स मान लिया मैंने 10 बिट्स लिया, 20 बिट्स या 24 बिट्स लिया, जितना बिट्स लिया हम लोगों ने, उस बिट्स को एक फ्रेम में एक साथ फ्रेम में कर लेते हैं। फ्रेम मीन्स आप सभी समझ रहे हैं, फ्रेम मीन्स एक ढांचा में एक साथ कर लेते हैं। उस फ्रेम को हम लोग नेटवर्क में भेजते हैं, अपलिंक में या डाउनलिंक डायरेक्शन में। मीन्स यहाँ पे जो भी डेटा मेरा ट्रांसमिट होगा अपलिंक के लिए या डाउनलिंक के लिए, तो फ्रेम में ही
फ्रेम में ही ट्रांसमिट होगा। तो एक फ्रेम का ड्यूरेशन जो होता है, अगर फ्रेम ड्यूरेशन की बात करें तो एक फ्रेम ड्यूरेशन जो होता है 10 मिली सेकंड का होता है। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये जो भी ड्यूरेशन है मीन्स एक बार फ्रेम यहाँ से अपलिंक, अगर डाउनलिंक की बात करूँ तो नेटवर्क क्या है, टावर जो है एक 10 मिली सेकंड में एक फ्रेम भेजा, फिर दूसरी फ्रेम भेजेगा, फिर तीसरी फ्रेम भेजता है, फिर चौथी फ्रेम भेजता है। वैसे ही कंटिन्यूअस हर 10 मिली सेकंड में वो डेटा एक फ्रेम भेजते रहेगा अपने यूवी के लिए। और यहाँ से यूवी भी क्या करेगा, हर 10 मिली सेकंड में एक यूवी एक फ्रेम भेजते रहेगा अपने टावर को। ये होता है सिंपल व्यू में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मीन्स मेरा जो फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया डाउनलिंक के लिए और अपलिंक के लिए। तो आप इसमें देख रहे हो कि एक फ्रेम स्ट्रक्चर जो दिखा रहा है 10 मिली सेकंड का होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक फ्रेम स्ट्रक्चर हमें 100% कहीं भी किसी भी LTE के नेटवर्क में फ्रेम स्ट्रक्चर 10 मिली सेकंड का होता है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, अपलिंक में हो या डाउनलिंक में हो, सभी में फ्रेम स्ट्रक्चर जो होगा 10 मिली सेकंड का ही होगा। उस 10 मिली सेकंड को हम लोग ऑल सब फ्रेम्स आर डाउनलिंक, इसको क्या करते हैं, डाउनलिंक में हम इसको सब फ्रेम्स में भी डिवाइड करते हैं। इसको डाउनलिंक के लिए मैं सब फ्रेम्स में डिवाइड करूं तो हर एक सब फ्रेम जो होता है 1 मिली सेकंड का होता है, क्योंकि वो एक सब फ्रेम 1 मिली सेकंड का होता है। आपको याद रखना पड़ेगा एक सब फ्रेम 1 मिली सेकंड का होता है। एक फ्रेम आपका 10 मिली सेकंड, एक फ्रेम आपका 10 मिली सेकंड, और इसको 10 को 1 1 1 1 1 डिवाइड करेंगे 10 बार तो कितना होता है, 10 मिली सेकंड हो जाता है 10 बार। मीन्स का एक सब फ्रेम कितने का होगा, 1 मिली सेकंड का हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि एक फ्रेम मेरा 10 मिली सेकंड का और एक सब फ्रेम आपका 1 मिली सेकंड का। तो मिली सेकंड को भी आप सब फ्रेम को भी हम डिवाइड करते हैं, सब फ्रेम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कि उसको क्या बोलते हैं, और उसके टाइम स्लॉट्स को डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ये आपको क्लियर हो गया। सेम वही तरह उसी तरह आप देखिए F2 के लिए अपलिंक फ्रेम के लिए सेम उसी तरह के लिए मैंने ये दिखाया। अब आते हैं TDD फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें TDD फ्रेम स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं बताया। तो TDD फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या होता है कि TDD फ्रेम स्ट्रक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ऑलरेडी बताया कि ये सब आपका फ्रेम स्ट्रक्चर कितने का होता है, एक फ्रेम 10 मिली सेकंड का होता है। 10 मिली सेकंड मीन्स उसको डिवाइड कर दिया गया तो कितने मिली सेकंड का हो गया, हाफ फ्रेम हो गया। तो हाफ फ्रेम कितने का हो गया, 5 मिली सेकंड का हाफ इधर हो गया, 5 मिली सेकंड का इधर हो गया। करेक्ट है। तो यही लिखा हुआ है कि इन TDD द ट्रांसमिशन इज डिवाइडेड इनटू टाइम डोमेन मीन्स एट वन मोमेंट ऑफ द टाइम आइदर डाउनलिंक सब फ्रेम इज ट्रांसमिटेड और अपलिंक। ये तो ऑलरेडी मैं बताया पहले ही कि एक साथ में एक ही फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होती है, लेकिन वो लिखा है कि मीन्स एट वन मोमेंट ऑफ द टाइम आइदर डाउनलिंक सब फ्रेम इज ट्रांसमिटेड और अपलिंक। मीन्स एक टाइम मोमेंट में या तो डाउनलिंक ट्रांसमिट करेगा या तो अपलिंक ट्रांसमिट करेगा। ओके, तो ये होगा टाइम डिवीजन फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें मैं बताया कि इसको टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज शोन इन द पिक्चर हियर रेडियो फ्रेम कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ फ्रेम्स। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, ईच ऑफ 5 मिली सेकेंड ड्यूरेशन रिजल्टिंग इन टोटल फ्रेम ड्यूरेशन ऑफ अबाउट 10 मिली सेकेंड। इन दोनों को डिवाइड किया गया और 5 मिली सेकेंड में हो गया वो। लेकिन क्या होता है कि half millisecond, the LTE half frame are further split into 5 subframes. Each subframes is 1 millisecond long. सेम आपको FTT की तरह में भी यहाँ पे भी हम लोगों ने फ्रेम को डिवाइड करेंगे। तो जैसे 5 सबफ्रेम्स है तो 5 है तो 1 मिलीसेकंड 1 मिलीसेकंड 1 मिलीसेकंड के करके 5 यहाँ पे सब फ्रेम होंगे। और अदर पार्ट LTE का जो डिवाइड किया अदर हाफ में भी 5 मिलीसेकंड होंगे यहाँ पर भी। तो सेम उसी तरह से डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस हो जाता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम लोग एक स्पेशल सब फ्रेम भी इसमें रहता है, इसमें डिफाइंड रहता है। इसमें जैसे हम लोगों ने डिवाइड किया 0 to 9 से, तो 0 to 5 यहाँ से लिया, 0 to 0 1 2 3 4 यहाँ से 5 हम लोगों ने इसको डिवाइड किया। और छठे से क्या किया, फिर 5वें से 5 6 7 8 9 10। अब जो बीच में जो बचा
10-10 का है ना, तो 5-5 हम लोगों ने ले लिया, 5 सब फ्रेम हाफ के लिए और 5 इधर के लिए ले लिया, फ्रेम को डिवाइड किया। तो इसमें क्या हुआ, एक स्पेशल सब फ्रेम मिल गया। जो स्पेशल सब फ्रेम हो गया उसका नाम हम लोग रख देते हैं डाउनलिंक पायलट टाइम स्लॉट्स। वो डिवाइड होता है नीचे। अब आपको डिवाइड किया गया, सब फ्रेम को भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। उसमें एक गार्ड पीरियड इसमें यूज़ किया जाता है और एक पायलट अपलिंक पायलट टाइम स्लॉट यूज़ किया जाता है दोनों हाफ फ्रेम में। ओके, यहाँ पे यही डिफरेंस है थोड़ा सा, आपको ये याद करना पड़ेगा कि इसमें टीडीडी एफटीटी में यही सा डिफरेंस है कि अगर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यहाँ तक तो सभी नॉर्मल था कि एक फ्रेम लिया, एक फ्रेम स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम लोगों ने एक ही टाइम पे कभी उसको डाउनलिंक के लिए यूज़ किया, कभी अपलिंक डाउनलिंक के लिए, कभी अपलिंक के लिए यूज़ किया। लेकिन यहाँ पर होने के बाद इसको दो पार्ट में जब हम लोगों ने डिवाइड किया, तो दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद करने के बाद उसको फिर हम लोगों ने सब फ्रेम्स में डिवाइड किया, मीन्स 1 मिली सेकेंड के फॉर्म में डिवाइड किया। उस मिली सेकेंड के अंदर में भी जैसे ही डिवाइड किया मैंने उसके अंदर भी एक डिवीज़न होता है जिसको हम लोग इनटू स्पेशल सब फ्रेम्स बोलते हैं। स्पेशल सब फ्रेम्स में उसका नाम हो जाता है DWPTS, डाउनलिंक पायलट टाइम स्लॉट्स, गार्ड पीरियड और अपलिंक पायलट टाइम स्लॉट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन और करेंगे। तो इसको हम लोग TDD फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो है हम लोगों ने ये अब क्वेश्चन आता है कि इसमें हम लोगों तो उसमें तो क्लियर था कि डाउनलिंक की तरफ डेटा आएगा तो सभी डाउनलिंक आएगा, अपलिंक की तरफ जो डेटा जा रहा है डाउन अपलिंक की जाएगा, वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है उसमें। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है टाइम TDD फ्रेम स्ट्रक्चर में कि एक ही टाइम में मीन्स कभी डिफरेंट मोमेंट एट वन मोमेंट ऑफ टाइम आइदर डाउनलिंक सब फ्रेम होगा कभी यूज़, कभी अपलिंक का डेटा ट्रांसमिट होगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा? तो इसके लिए 3GPP ने एक TDD का फ्रेम कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। मीन्स नाउ द क्वेश्चन कम्स, हु डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ दिस सब फ्रेम्स। मीन्स कब सीक्वेंस इसका कौन डिसाइड करेगा, कब डाउनलिंक जाएगा, कब अपलिंक को ट्रांसमिट होगा, और इस टाइम पे इस सब फ्रेम में इस सब फ्रेम में क्या रहेगा, डेटा रहेगा, अपलोडिंग के लिए स्पेशल सब फ्रेम रहेगा, क्या रहेगा वो सभी डिटेल। तो ये क्या है, 3GPP ने उसको एक डिफाइन कर दे दिया, डिफाइन किया कि नहीं इसी तरह से आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है, अपलिंक के लिए अपलिंक, डाउनलिंक के लिए डाउनलिंक। उसको हम एक कन्फिग्रेशन फ्रेम आपको बना दे रहे हैं। 3GPP ने इसको ऑलरेडी डिफाइन करके दे दिया जाता है। और ये पैटर्न जो होता है, नेटवर्क ऑपरेटर हैज़ टू चूज आउट दिस डिफाइंड पैटर्न। इसमें से क्या होता है कि जो भी नेटवर्क ऑपरेटर्स है, इसी अगर LTE का TDD के लिए यूज़ कर रहे हैं तो TDD के लिए ये नेटवर्क का ये कॉन्फ़िगरेशन TDD फ्रेम स्ट्रक्चर आपको इसमें से चूज़ करके सेलेक्ट करके आपको कौन सा मेथड आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने नेटवर्क में, आपको इसको यूज़ करना है। तो आप देखते हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन 0 1 2 3 4 5 6 ये 6 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है यहाँ पे। ये 3GPP रिलीज 8 में रिलीज़ हुआ था कि इसी तरह से आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं। और सब फ्रेम मैंने ऑलरेडी बताया था कि सब फ्रेम जो मेरा था दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हो गया था 0 1 2 3 4 में, और दूसरा हो गया था 5 6 7 8 9 में। मीन्स 5-5 में, ये हाफ फ्रेम में इधर हो गया, हाफ फ्रेम में वहाँ डिवाइड हो गया था। इन दोनों के बीच में ऑलरेडी फर्स्ट सब फ्रेम और इसके हाफ फ्रेम के फर्स्ट सब फ्रेम में आपको स्पेशल सब फ्रेम मिलेंगे, और वहाँ पे सेकंड हाफ फ्रेम के 6th सब फ्रेम में आपको फिर से स्पेशल सब फ्रेम ऐड किए जाएंगे। वो इस इंक्लूडिंग उसमें क्या रहेगा, उस सब फ्रेम में आपको उस सब फ्रेम में आपको बताया था क्या क्या रह सकते हैं। उसमें रहेंगे आपको डाउनलिंक पायलट टाइम स्लॉट्स, गार्ड पीरियड और अपलिंक टाइम स्लॉट्स, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 सब फ्रेम्स नंबर के नीचे में जो दिया गया है, तो 0 में आपको फर्स्ट टाइम स्लॉट्स फर्स्ट सब फ्रेम में आपको यहाँ पे हमेशा डाउनलिंक डेटा ही मिलेगी। इसमें फर्स्ट वाले में देखिए, फर्स्ट सब फ्रेम में आपको स्पेशल सब फ्रेम मिलेगा, यहाँ पे अपलिंक का है, थर्ड में अपलिंक है, फोर्थ में अपलिंक डाउनलिंक अपलिंक डाउनलिंक। तो ये सभी कॉन्फ़िगरेशन है। तो नंबर ऑफ सब फ्रेम्स पर फ्रेम यहाँ पे देखेंगे आप, 0 कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं तो आपको डाउनलिंक का सब फ्रेम 2 मिलेगा। यहाँ पे दोनों सब फ्रेम को मिला के यहाँ पे 2 डाउनलिंक मिलते हैं और 6 अपलोडिंग का मिलेगा।
और ये SSF का नंबर 2 होता है। सेम उसी तरह आपको जो भी डिफाइन करता है अपने नेटवर्क में किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं TDD के लिए, तो आप ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करके अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये होता है मेरा LTE का TDD कॉन्फ़िगरेशन और LTE TDD। ये क्लियर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, ये तो ऑलरेडी आपको बोला था बताने के लिए कि हाँ वो क्या होता है DWPTS और गार्ड पीरियड और अपलिंक पायलट, वो उसके लिए। तो चलिए इसके बारे में बता दूं कि DWPTS इज कंसिडर एज ए नॉर्मल डाउनलिंक सब फ्रेम एंड कैरीज रेफरेंस सिग्नल एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन एज वेल ए डेटा फॉर द दिस केसेस व्हेन सफिशिएंट ड्यूरेशन इज कॉन्फ़िगर्ड इट इज आल्सो कैरीज PSS। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये है सिग्नलिंग मैसेज है, प्राइमरी सिग्नलिंग है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इसको, PSS के बारे में और SSS के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको बात करेंगे। ये PSS को कैरी करता है। GPI guard period is used to control the switching between the uplink and downlink transmission. Switching between transmission direction has a small hardware delay for both EV and E node B and needs to compensate by GP. GP has to be large enough to cover the propagation delay of downlink interface. Is the length determine the maximum support cell size. ये GP होता है। UPPTS क्या होता है? Is a primarily intended for SRS sounding reference signal transmission from UV mainly used for RAS transmission। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि RAS ट्रांसमिशन किस तरह होता है, RAS प्रोसीजर क्या होता है। तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स अभी हम लोगों को पढ़ने के लिए, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें ये हो जाता है, पूछा जा सकता है कि LTE का फ्रेम स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अगर आप बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है यहाँ से कि एक फ्रेम आपका डाउनलिंक और अपलिंक में एक फ्रेम का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो आपको सीधा बोलना है 10 मिलीसेकंड। और एक सब फ्रेम कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, तो 1 मिलीसेकंड का होता है। ये दूसरे में भी, ये आप TDD की बात करो या FTD की बात करो, दोनों में सेम होता है। ये करेक्ट हो गया। लेकिन एक स्पेशल यहाँ पे हो जाता है कि यहाँ पे एक स्पेशल सब फ्रेम यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये पूछा जा सकता है आपको कि TDD में जो हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया सब फ्रेम में, तो कौन से सब फ्रेम में आपको स्पेशल सब फ्रेम मिलेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मेरा होता है कि फर्स्ट सब फ्रेम 0, 1 जो करते हैं फर्स्ट सब फ्रेम, और सिक्स्थ सब फ्रेम ऑफ LTE TDD फ्रेम स्ट्रक्चर के फर्स्ट और सिक्स्थ सब फ्रेम में हमें स्पेशल सब फ्रेम मिलते हैं, और उसका नाम होता है डाउनलिंक पायलट टाइम स्लॉट्स, गार्ड पीरियड और अपलिंक पायलट टाइम स्लॉट्स। तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब उसके बाद में थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाते हैं हम लोग। अब होता है, हम लोगों ने बात किया यहाँ पे टाइम स्लॉट्स और उसके बारे में, तो हमको मालूम हो गया कि अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम का साइज मेरा 10 मिलीसेकंड हो जाता है। तो यहाँ पे 10 मिलीसेकंड मैंने लिख दिया। आपको 10 मिलीसेकंड को मैंने डिवाइड किया डिफरेंट सब फ्रेम में। मैंने बोला इसको कितने, एक सब फ्रेम आपका 1 मिलीसेकंड का होता है। तो 1 मिलीसेकंड में एक फ्रेम को मैंने डिवाइड किया, तो सब फ्रेम 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 9 तक जाएगा, और एक फ्रेम में 10 फ्रेम हो गए। अब होता है कि टाइम स्लॉट्स में ये डिवाइड होता है। अगर हम इसको एक सब फ्रेम को डिवाइड करते हैं टाइम स्लॉट्स में, तो एक सब फ्रेम में 2 टाइम स्लॉट्स होते हैं। तो जब हम उसको 2 टाइम स्लॉट्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 1 मिलीसेकंड का सब फ्रेम था मेरा, तो 1 मिलीसेकंड को मैंने डिवाइड किया तो 0.5 मिलीसेकंड टाइम स्लॉट हो गया, और 0.5 मिलीसेकंड हो गया यहाँ पे। तो एक सब फ्रेम में 2 साइड टाइम स्लॉट्स होते हैं, और जिसका टाइम ड्यूरेशन 0.5 मिलीसेकंड होता है। एक क्लियर हो गया आपको। अब होता है कि हम लोग एक टाइम स्लॉट में कितने OFDM रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम स्लॉट में 7 OFDM लिखते हैं, सिंबल्स होता है, ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग जो मैंने बताया था वो सिंबल्स होता है यहाँ पे। और ये नॉर्मल CP में, साइक्लिक प्रीफिक्स में, और जब एक्सटेंडेड CP की बात करूँ तो वहाँ पे 6 OFDM सिंबल्स होता है।
तो ये आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया यहाँ पे कि एक सब फ्रेम में एक फ्रेम में 10 सब फ्रेम होते हैं, 10 सब फ्रेम होते हैं, और एक सब फ्रेम में 2 टाइम स्लॉट होते हैं, और एक टाइम स्लॉट्स में 7 OFDMA और 6 OFDMA होते हैं। नॉर्मल साइक्लिक प्रीफिक्स में आप बात करें तो 7 OFDMA होते हैं, और एक्सटेंडेड सीपी की बात करें तो 6 OFDMA होता है। ये क्लियर हो गया। तो आज के बारे में आपको मालूम होगा नॉर्मल सीपी क्या है, साइक्लिक प्रीफिक्स क्या होता है, एक्सटेंडेड सीपी क्या होता है। तो क्या होता है इसमें क्या था कि जो डेटा हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, स्प्रेड जो करते हैं हम लोग डेटा को, मीन्स 4.7 आई थिंक सो, मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा इसको। 4.7 डिले स्प्रेड जिसमें रहता है उसको नॉर्मल सीपी बोलते हैं, और जो जिसका डिले स्प्रेड 16.7 मिली सेकेंड से या माइक्रो सेकेंड से ज़्यादा हो जाए, 16.7 माइक्रो सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग एक्सटेंडेड सीपी बोलते हैं। डिले स्प्रेड ज़्यादा होता है उसको एक्सटेंडेड सीपी बोलते हैं। इसको बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा अभी याद नहीं है। 4.7 ही होता है नॉर्मल में आई थिंक सो, और यहाँ पे 16.5 होता है एक्सटेंडेड सीपी के लिए टाइम ड्यूरेशन, जिसमें तो अगर ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, हार्ड डिले ज़्यादा हो जाता है तो उसमें एक्सटेंडेड सीपी का यूज़ करते हैं। उसमें OFDMA सिंगल सिम्बॉल्स जो होता है 6 हो जाता है, और वहाँ पे नॉर्मल सीपी जो होता है वहाँ पे 7 OFDMA सिम्बॉल्स आपको मिलते हैं। तो ये हो जाता है आपका आपका पार्ट TDD और FTD का पार्ट ख़त्म हो जाता है। और ये कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके लिए जो आपको फिजिकल लेयर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द साइक्लिक प्रीफिक्स इन द फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर में साइक्लिक प्रीफिक्स होता क्या है, साइक्लिक प्रीफिक्स क्यों यूज़ करते हैं, और फ्रेम स्ट्रक्चर होता क्या है, कितने सब फ्रेम प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल फ्रेम स्ट्रक्चर में, साइज़ क्या होता है इस सब फ्रेम इन टाइम डोमेन में, how many OFDMA symbols are available in one time slot in normal CP and extended CP, in frequency domain और time domain। तो ये सभी जो भी डिस्कशन था मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका। अगर कुछ भी अगर इसमें से आपको क्वेश्चंस अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको अच्छी तरह से बताते चलूँगा। तो ये ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं हमसे कि आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग का कुछ क्वेश्चंस वगैरह डालें सर। तो ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी अब तैयारी कर रहा हूँ प्रोटोकॉल से, जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगा। फिजिकल लेयर जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, तो हम लोग प्रोटोकॉल टेस्टिंग के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे डालेंगे जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे आपको। तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन, अभी तक का जो बेसिक क्वेश्चन था मैंने ऑलरेडी टॉपिक क्लास बताते समय ही ऑलरेडी मैंने डिस्कशन करते समय ही ऑलरेडी मैंने सभी चीज़ बताया यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तक का क्वेश्चन या जिस टॉपिक तक मैंने पढ़ाया उस टॉपिक का तो ऑलरेडी मैंने यहाँ डिस्कशन कर दिया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का बात होगा अभी कि जब ये टॉपिक हम लोग आएंगे, अगर नीचे दिखाऊँ मैं ऊपर की तरफ की जो टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है, अगर ये टॉपिक दिखाऊं मैं, तो मेन टॉपिक आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है कि माइमो क्या है, कैरियर एग्रेगेशन क्या होता है, हार्क क्या होता है। क्योंकि आप जो प्रोटोकॉल टेस्टिंग जब करने जाओगे तो प्रोटोकॉल टेस्टिंग में आपको ये नहीं फ्रेम स्ट्रक्चर, तो ये इंटरव्यू पॉइंट से हो गया हो कि आप FTD क्या है, TDD क्या है, LTE का क्या है, सब फ्रेम कैसे यूज़ करते हो, क्या होता है वो। तो ये सभी थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन होता है। FDMA आपने यूज़ किया हो, FDMA यूज़ करते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन के लिए मेन क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से नीचे की तरफ से। हार्क क्या है, आर्क क्या है, ARQ क्या है, ARQ क्या है, हार्क क्या होता है, रिसोर्स ब्लॉक क्यों यूज़ करते हैं, फिजिकल रिसोर्स ब्लॉक क्या है, PSS क्या होता है। इसमें क्वेश्चन इससे जनरेट होगा। CA कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, CA में क्या चेक करते हो आप, माइमो में क्या चेक करते हो, माइमो में किस तरह लॉग एनालिसिस करते हो, किस तरह का लॉग एनालिसिस करते हो आप। तो ये टॉपिक जो होता है ना, आपको यहाँ से ये टॉपिक्स हो जाती है बहुत सारी, इसमें क्वेश्चन पूछने लॉग एनालिसिस में पार्ट आपका प्रोटोकॉल टेस्टिंग में यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है आपको। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो बेसिक क्वेश्चंस आपको अगर इंटरव्यू पॉइंट हो जाते हैं तो आपको ये पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल नॉलेज में अगर जाता है वो तो थ्योरेटिकल नॉलेज में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते थे। तो ये फिजिकल लेयर का बेसिक क्वेश्चंस था जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, बढ़ने जा रहे हैं तो। क्योंकि ये सभी टॉपिक्स जब हम रैच प्रोसेस के लिए बात करेंगे, अटैच के लिए बात करेंगे,
कॉल फ्लो बात करेंगे, हैंडओवर बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड कुछ भी बात करेंगे, तो वो सभी टॉपिक्स हमको मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने ये सभी टॉपिक्स एक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ मैं, कि एक एक टॉपिक सबको समझ में आए। एक बेसिक लड़का जो अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया है और उसको कुछ नॉलेज चाहिए उसके लिए, तो वहाँ से एकदम पूरी क्लियर होते जाए उनको, इसलिए मैं ये सभी टॉपिक बताते जा रहा हूँ। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक में ये भी करते जाऊंगा कि ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी लेते जाऊंगा। अभी अगर नेक्स्ट स्लाइड बनाता हूं तो मैं फिजिकल लेयर से जितने भी क्वेश्चंस हो गए मैं उसके आंसर के साथ मैं बनाता हूं आपके लिए, और उसको डाल दूंगा। क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा, आंसर्स आपको दिखते रहेंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स मेरा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको ये क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे। अगर आपको कुछ आप पढ़ सकते हैं गूगल से पढ़ के या कहीं दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ के, आप उस क्वेश्चन आंसर को मिल सकता है तो आप खोज लीजिए। नहीं तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक्स देते रहूँगा। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन भी आपको ऐड कर दूँगा नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाइमो, कैरियर रिग्रेशन, हार्क, ARQ, रिसोर्स ब्लॉक, फिजिकल ब्लॉक्स, ये सभी के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे। PSS क्या है, SSS क्या है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और प्रोटोकॉल टेस्टिंग में आपको एक्सपर्ट बनना है तो मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको फुल्ली बेसिक से आपको हायर लेवल तक की जो भी टेस्टिंग के हर पार्ट के हर क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी कराऊंगा। यहाँ पे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।